आज न तो राजनीति की बात होगी, न नेताओं की, न तरुण तेजपाल की, न ही मोदी जासूसी कांड की। आज हम आपको चंद रुपए कमाने वाले एक डाकिये की जिंदगी की कहानी सुनाएंगे। उस डाकिये की जिंदगी और उसकी कहानी ही आज का सबसे बड़ा सवाल है। सिहरन पैदा कर देने वाली एक ऐसी कहानी जिसमें कानून, पुलिस, अदालत और सिस्टम की त्रासदी है, ताने देने वाले समाज का विद्रूप चेहरा है और 29 साल तक अधूरे इंसाफ की लड़ाई है। यह कानपुर के डाकिये की कहानी है जिसे 57 रुपए 60 पैसे के मनी ऑर्डर के गबन के आरोप में 29 साल पहले नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद इस पोस्टमैन ने कानूनी लड़ाई लड़ी। इस दौरान गरीबी ने परिवार की कमर तोड़ दी। दूसरे के घरों में काम करके परिवार का गुजारा चला। इलाज के अभाव में डाकिये के 3 बच्चों की मौत हो गई। भीख मांगकर बेटी की शादी करनी पड़ी। यह सिलसिला 29 साल तक चला। अदालती लड़ाई में 350 तारीखें पड़ी, लेकिन गबन का आरोप लगाने वाले पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई गवाह हाजिर नहीं हुआ। लिहाजा 29 साल बाद अदालत ने इस डाकिये को बाइज्जत बरी कर दिया। हमारा सवाल है कि जिस कानूनी लड़ाई के दौरान डाकिये का पूरा परिवार बिखर गया, परिवार की जिंदगी संवारने का सबसे अहम दौर रेत की तरह मुट्ठी से फिसल गया। समाज के ताने ने परिवार के सम्मान को चकनाचूर कर दिया। अगर इतना सब गवाकर भी 29 साल बाद इंसाफ मिला भी तो क्या इसे हम इंसाफ कह सकते हैं? हमारे सड़े गले सिस्टम के शिकार हुए इस डाकिये को 29 साल का मुआवजा कौन देगा? और अगर मुआवजा मिल भी गया तो जलालत और बेबसी के 29 साल कौन लौटाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए डाकिये की दर्दनाक कहानी। जब से सर्विस किया है वहाँ तक खूब तो ईमानदारी दिखाई और जिन लोगों को गलत देखते थे उन लोग सुबक सुबक कर ये रोना क्यों है, इसे कोई दूसरा नहीं समझ सकता। आंखों से निकलते दर्द की एक एक बूंद का हिसाब भी कोई और नहीं लगा सकता। जी, यही त्रासदी है उमाकांत मिश्रा और उनकी पत्नी की। मेरे पास बचा क्या है कि शरीर बचा है ईमानदारी का, इसको भी दफनाने के लिए हम तैयार हैं अगर हमारी सरकार ने नहीं सुनी हमारी विनती। उमाकांत मिश्रा कानपुर के एक पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन थे। पिता की मौत के बाद अनुकंपा पर उनकी नौकरी लगी थी, लेकिन जुलाई 1984 में एक दिन डाकिये उमाकांत मिश्रा पर 57 रुपए 60 पैसे के मनी ऑर्डर के गबन का आरोप लगा। उन्हें सस्पेंड किया गया और गिरफ्तार भी। क्योंकि अभी तक हमको जो है कहीं भी हमको प्लाट में पकड़ नहीं पाए और ना हम प्लाटियर थे। उन्हें जो लम्हे जो गुजारे हैं तो हमारी आत्मा ही जानती होगी, क्योंकि मैंने हर तरीके से पेट नहीं भरता था तो मजदूरी कर कर बच्चों को पाला था और कोई काम नहीं, मजदूरी रास्ता था हमारे पास। हमारे बच्चे सब बर्बाद हो गए, हमारा पैसा रुपया सब चला गया। गली गली भीख मांग के हमने केस लड़ा। 17,000 इस पीरियड में मैंने वकील को दिया। एक एक पैसे से एक टाइम की रोटी भी नहीं मिल पाई। जमानत पर छूटने के बाद उमाकांत ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। यहीं से शुरू हुआ डाकिये उमाकांत की जिंदगी में त्रासदी का दौर। अदालत में सुनवाई पर सुनवाई होती रही। 57 रुपए 60 पैसे के गबन के केस में 350 तारीखें पड़ी। आरोप लगाने वाले डाक विभाग की तरफ से कोई गवाह अदालत में हाजिर नहीं हुआ। 29 साल बीत गए। इस दौरान उमाकांत का परिवार तहस नहस हो गया। गरीबी और मुफलिसी में 3 बच्चे गुजर गए। बाकी बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई। भीख मांगकर बेटियों की शादी करनी पड़ी। दूसरों के घरों में काम कर गुजारा करना पड़ा। समाज से मिले धिक्कार ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया। लड़कियों के पढ़ाना था, लिखाना था, कुछ नहीं कर पाए। जैसे तैसे कुछ ना कुछ हुआ। उस समय ये लगता था कि या तो हम लोग खत्म हो जाएं या फिर लड़ें, लेकिन लड़ने का रास्ता नजर नहीं है। 29 साल की कानूनी लड़ाई के बाद उमाकांत को अदालत ने गबन के झूठे आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया। सवाल ये कि चंद रुपए की खातिर जिंदगी तबाह करने का जिम्मेदार कौन है? उमाकांत मिश्रा के परिवार को तबाह करने वालों को क्या सजा मिलेगी? क्या उमाकांत मिश्रा जैसे लोग भ्रष्ट और जंग लगे सिस्टम का शिकार नहीं हुए? क्या उमाकांत मिश्रा जैसे लोग तारीख पर तारीख जैसी अदालती रवायतों का शिकार नहीं हुए? उमाकांत की जिंदगी के 29 साल कौन लौटाएगा? इस सवाल का जवाब खुद उमाकांत देते हैं। जब से सर्विस किया है वहाँ तक खूब तो ईमानदारी दिखाई और जिन लोगों को गलत देखते थे
जिन्हें लगता है कि 29 साल बाद उन्हें जो इंसाफ मिला वो अधूरा है। इस न्याय से हम खुश तो नहीं हैं, क्योंकि ये अधूरा है ये सब। अगर हमारी सरकार ने नहीं सुनी हमारी विनती तो हमको जो ऑलरेडी जो है कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो हम दिल्ली जा करके राष्ट्रपति भवन के सामने अपनी आत्महत्या कर लेंगे और क्या करेंगे। सब कुछ गंवाकर 29 साल बाद इंसाफ हासिल करने वाले उमाकांत का सवाल क्या वाजिब नहीं है? हमारे सड़े गले सिस्टम के शिकार इस डाकिये की कहानी जब जब दोहराई जाएगी, ये सवाल अहम होगा कि क्या 29 साल का मुआवजा काफी होगा? उमाकांत के परिवार ने जलालत, बेबसी, मुफलिसी के जो 29 साल गुजारे, क्या उसे कोई लौटा पाएगा? क्या इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोर्ट ने तो पोस्टमैन को बेकसूर ठहरा दिया, लेकिन क्या इंसाफ पूरा है? 29 साल के दौरान डाकिये के परिवार ने जो कीमत चुकाई, क्या इस फैसले से उसकी भरपाई होगी? अभी तो यही साफ नहीं कि अदालत के फैसले के बाद पोस्टमैन उमाकांत मिश्रा को कैसे और कितना मुआवजा मिलेगा। यही वो देश है जहां सिस्टम का फायदा उठाकर करोड़ों अरबों का घोटाला करने वाले लोग आसानी से छूट जाते हैं। कई बार उनके खिलाफ गवाह नहीं मिलते। दर्जनों कत्ल करने वाले आरोपी चुनाव लड़ते हैं क्योंकि उनके खिलाफ पुलिस चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं करती। सिस्टम का फायदा उठाते हैं। और यही वो देश है जहां डाकिया 56 रुपए के गबन के आरोप में 29 साल तक अदालतों के चक्कर लगाता है, उसकी नौकरी छूटती है, सस्पेंड रहता है। 29 साल बाद पता चलता है कि वो बेकसूर है। मनी ऑर्डर की रकम में 57 रुपए 60 पैसे की मामूली सी गड़बड़ी के आरोप में पूरे 29 साल तक बदनामी, गुमनामी और गरीबी का सामना करने वाले पोस्टमैन उमाकांत मिश्रा को कानून के मुताबिक इंसाफ दिया जा चुका है। लेकिन ये इंसाफ अभी बाकी है, क्योंकि कोर्ट ने भले ही इस पोस्टमैन को बेकसूर ठहराया हो, लेकिन जिस झूठे इल्जाम के चलते पोस्टमैन के परिवार को मुसीबतों और मुफलिसी का सामना करना पड़ा, उसका हिसाब अभी बाकी है। बहुत दिक्कतें आई, दुनिया से, संसार से, सबसे लड़ना पड़ा। इस तरह बच्चों को अपने पाला, किसी तरह बच्चे पले, लेकिन क्या न्याय का हमको क्या, कुछ नहीं। लोगों की सब बातें भी होती होंगी, बातें भी सुनी, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हिम्मत से लड़ते रहे। जाहिर है मुकम्मल इंसाफ की ये जंग तभी पूरी होगी जब पोस्टमैन के नुकसान की भरपाई हो, पूरी नौकरी का पाई पाई चुकता किया जाए, झूठे आरोप लगाने वाले शख्स पर कार्रवाई हो और समाज में खोई इज्जत वापस हो। जाहिर है जो वक्त बीत चुका वो लौटने वाला नहीं, ये पोस्टमैन खुद और उनका परिवार भी कबूल करता है। लेकिन इस उम्मीद और अपील के साथ कि सरकार उनके साथ हुई नाइंसाफी की भरपाई करेगी। सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे बच्चे को सर्विस दी जाए और जो पैसा हो दिया जाए। जिस कानून ने इस पोस्टमैन को बाइज्जत बरी किया, जिस कानून के चलते इस पोस्टमैन को 29 सालों तक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसी कानून से इस पोस्टमैन को पूरा इंसाफ भी मिल सकता है। अधिकार के तहत अंतर्गत धारा 250 सीआरपीसी के तहत कंपनसेशन की फाइल न्यायालय में भी प्रेषित कर सकते हैं और उनकी रेस्ट सैलरी वो सब उनके विभाग को उनको लौटानी होगी। दुष्ख्याति का सामना करना पड़ा, समाज में उनको बेआबरू होना पड़ा, उसके लिए भी चाहें तो वो अपने विभाग के उस वादी ने जिसने उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराया, उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दाखिल करके कर। लेकिन इन सब को हासिल करने के लिए इस बुजुर्ग डाकिये में न तो हिम्मत बची है और न ही हौसला। परिवार का गुजर बसर जिस बेटे गंगा सागर की कमाई के सहारे होता है, वो भी पत्नी की मौत के बाद घर बैठा है। लिहाजा दरकार इस मुसीबत के मारे डाकिये के परिवार को फौरी मदद की है। ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ल, कानपुर, न्यूज़ 24।
ये थी एक डाकिये की कहानी। डाकिया जो 29 साल तक अदालत के चक्कर लगाता रहा क्योंकि उस पर आरोप था 57 रुपए 60 पैसे के गबन का। एक तरफ वो डाकिया है जो 29 साल बाद जिसे बाइज्जत बरी तो किया गया लेकिन उसकी दुनिया लूट चुकी, और एक तरफ हजारों लाखों लोग हैं आम आदमी जो इसी तरह से अदालतों के चक्कर लगाते हैं, सिस्टम के शिकार होते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, रसूखदार लोग, पैसे वाले लोग, असरदार लोग, पावरफुल लोग, जिसमें नेता भी हैं, उद्योगपति भी हैं और तमाम तरह के लोग हैं, नौकरशाह भी हैं, जिन पर तमाम संगीन आरोप लगते हैं, अरबों के घोटाले के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप, और उसके बाद या तो आसानी से छूट जाते हैं, उन्हें जमानत मिलती है, या कानून का फायदा उठाते हैं। और इसमें कलमाड़ी से लेकर कनी मोई से लेकर ए राजा तक है, सब पर तमाम संगीन इल्जाम है करप्शन के, लेकिन सब जेल से बाहर हैं, उन्हें जमानत मिल जाती है। और दूसरी तरफ ये डाकिया 29 साल तक लड़ता है, जब बाइज्जत बरी होता है तो पता चलता है उसकी नौकरी जा चुकी, परिवार बिखर गया, 3 बच्चों की मौत हो गई, और जब बाइज्जत बरी हुआ भी तो उसे क्या मिला, मुआवजे का पता नहीं, उम्र आधी बीत चुकी, नौकरी खत्म हो चुकी, और उसके बाद चौराहे पर दोराहे पर उसकी जिंदगी। वो डाकिया उमाकांत मिश्रा हमारे साथ हैं लखनऊ में, खासतौर से कानपुर से हमारे इस बहस में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, अपनी बात रखने, ताकि दर्शकों को पता चले, देश सुने, देखे और समझे कि कैसे सिस्टम के शिकार होते हैं आम लोग, मामूली आदमी। क्या हैसियत है मामूली आदमी की इस कानूनी व्यवस्था में। कहते हैं, हम सब सुनते आ रहे हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइल। जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड के सबसे बड़ा एग्जाम्पल उमाकांत मिश्रा और उनकी पत्नी हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो में है। हमारे साथ हैं स्टूडियो में जस्टिस फखरुद्दीन, इनसे हम बात करेंगे कानूनी पहलू की। विक्रम सिंह फॉर्मर डीजीपी हमारे साथ यूपी के, वो हैं हमारे साथ, बातचीत करेंगे उनसे कानूनी पहलू भी, और पुलिस कैसे ऐसे मामलों में क्या अड़ंगा लगाती है या किस वजह से लोग फंसते हैं, अदालतों के चक्कर लगाते हैं और 20-20, 30-30 साल तक मामूली मुकदमे के शिकार होते हैं। और हमारे साथ मुंबई से आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली, इन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं उस पीड़ित परिवार के पास। उमाकांत मिश्रा है हमारे साथ, डाकिया, जिनकी कहानी हमने आपको सुनाई, बहुत दर्दनाक कहानी है। सिस्टम का शिकार एक शख्स कैसे होता है, इसकी कहानी। उमाकांत जी, चूंकि दर्शक सुनना चाहते हैं आपसे, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम चाहेंगे कि सरकार तक आपकी आवाज जाए, हम चाहेंगे कि आपको मुआवजा मिले। हालांकि मुआवजा मिल के भी 29 साल आपका वापस नहीं लौट सकता, आपकी नौकरी खत्म हो चुकी, आप सस्पेंशन में रहे पूरे नौकरी के दौरान, आपकी वो इज्जत जो समाज में थी वो सब वापस नहीं लौट सकती। लेकिन फिर भी चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं, आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं कि आप चाहते क्या हैं सरकार से और सिस्टम से, जिस सरकार और सिस्टम के आप शिकार हुए। उमाकांत। मैं कानपुर में हरिंद्र नगर डाकखाने में पत्रवाहक के पोस्ट में मैं वहाँ पे कार्य करता था। ईमानदारी और लगन से सारा कार्य किया, सारा कार्य करता था। और मैं चाहूंगा आपकी पत्नी भी, उमाकांत जी, आपकी पत्नी बगल में गीता मिश्रा, एक बार गीता मिश्रा जी आप सुनाइए, आपके जरिए हम समझना चाहते हैं आपकी त्रासदी जो 29 साल आपने झेली, आपके परिवार ने झेला। गीता मिश्रा, आप बताइए क्या हुआ आपके साथ और अब आप क्या चाहती हैं सरकार और सिस्टम से। जी, हमारे हस्बैंड जो थे वो वहाँ डाकखाने में, हरजिंदर नगर डाकखाने में सर्विस करते थे। 57 रुपए 60 पैसे का उन पर गबन लगा, जिससे हमारा परिवार तितिर बितिर हो गया। और परिवार तितिर बितिर तो हो ही गया साहब, और हम लोग सड़क पे आ गए और बच्चे भूखे मरने लगे। इनको एक ये झूठ इल्जाम लगाया गया जिसके हमारे भागी नहीं थे। लेकिन हम ये सरकार से चाहते हैं कि हमारे लड़के को नौकरी दी जाए और हमारा 29 साल का जो वेतन बनता है, पेंशन, ये हमारे आदमी को दी जाए। चलिए, हम आपकी बात चाहेंगे सरकार तक आपकी बात पहुंचे, आपकी आवाज पहुंचे, लेकिन इन 29 सालों में क्या आपने कहीं नेताओं के पास, अफसरों के पास आप लोग नहीं गए? 29 साल तक लगातार अदालत के चक्कर लगाए, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 350 बार तारीखें पड़ी आपके मामले की, कोई गवाह नहीं आया सरकार की तरफ से या पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से। क्या आपने कहीं और अपील की? आप नेताओं से मिले, सांसद से मिले, और लोगों से मिले? जी, दिल्ली भी गए, लखनऊ पीएमजी ऑफिस भी गए, सब जगह गए, लेकिन सब जगह से हमको निराशा मिली। कहीं हमको हौसला नहीं बढ़ा कि हमको मिलेगा। फिर हम लौट के आ गए कानपुर, फिर वहाँ पे अपना मुकदमा हमने चलना चालू किया। और
दरमियान पैसे का भी अभाव सर, घर बार सब बिक गया, और जेवर जाटा जो भी सब बिक गया, कुछ रहा नहीं घर में हमारे। अब तो मुश्किल में पड़ गए हम लोग। आप जीते भी हैं तो क्या है, अब कोई इतनी खुशी नहीं है, लेकिन अब यही हमारी सरकार से प्रार्थना है कि हमारे लड़के को नौकरी दी जाए और हमारा 29 साल का इनका पैसा और पेंशन दी जाए। एक बहुत बड़ी बात है, सरकार से आप जो कह रही हैं बहुत छोटी चीज है। अगर सरकार तक आपकी आवाज हम चाहेंगे पहुंचे, आप कह रहे हैं 29 साल का आपका कंपनसेशन दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सस्पेंडेड अवस्था में रहे तो सैलरी कटी, और उसके बाद आप चाहती हैं कि आपके बेटे के लिए नौकरी हो। जाहिर है ये आपका हक बनता है, क्योंकि जब आपके पति 26 साल तक नौकरी में सिर्फ सस्पेंड होकर रहे, आरोपी बनकर रहे, और उसके बाद आज बाइज्जत बरी हुए। हम आपके पास आएंगे गीता मिश्रा जी, आपके दुख में हम सब शामिल हैं, पूरा देश सुन रहा है आपको, और हर आदमी सुनना और देखना चाहेगा कि कैसे सिस्टम में एक मामूली आदमी फंसता है। जस्टिस फखरुद्दीन, क्या कहती है कहानी, एक गरीब परिवार कैसे 56 रुपए, फिर से दर्शकों को बता दें, 57 रुपए 60 पैसे के गबन का मामला डाकिए पर लगा 1984 में, और उसके बाद अदालत में एफआईआर कर दिया गया डाक विभाग की तरफ से, अदालत में मामला गया, सुनवाई होती रही, 350 बार तारीख लगी, सरकार की तरफ से या पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई गवाह नहीं हुआ, और उसके बाद बाइज्जत बरी हुए। 29 साल बाद 26 साल इनकी नौकरी के उसी अवस्था में गुजर गए, और इसी बीच रिटायर भी हो गए। अब जो चाहते हैं या मांगते हैं, क्या उनका हक बनता है या नहीं, उसके बाद आगे की बात। जी, दर्दनाक कहानी है, और ये कहानी जो मुकदमे चल रहे हैं हमारे यहाँ बहुत पुराने भी हैं, इससे पुराने भी चल रहे हैं, कुछ हो गए, कुछ होना है, कुछ होंगे, आगे कितनी दिन में होता है फैसला। ये सिस्टम की ख़राबी है, और ये दिखा रहे थे अभी। तो ये जो इनकी डिमांड है, ये तो आपने जैसा कहा, मैं भी इस बात को कहता हूँ, बहुत जस्टिफाइड बात है। और ये भी अभी जो बता रहे थे कि इतनी पूरे दौरान एक भी गवाह भी नहीं आया। मतलब हुआ ये कि ये जो बीच में एक राधेव शर्मा केस आया था, उसमें उन्होंने कहा था भाई 3 साल 2 साल एक लिमिटेशन दिया था, इसमें तय करो, नहीं हो तो ख़त्म कर दिए जाएं। राधेव शर्मा 1 आया, वो 98 का था, राधेव शर्मा 2 आया। फिर एक सवाल ये पैदा हुआ कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये अगर ऐसे मामले हैं तो ख़त्म किया है ना किया। लेकिन सर मैं एक मिनट सुन लें। कर्नाटका हाई कोर्ट ने उसमें एक फैसला दे दिया कि ऐसे मामले भी ख़त्म हो जाएं। वो फैसला था 2000 का, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 5 जज बेंच में रखा, 5 जज से 7 बेंच जज में गया, और 7 बेंच जज का फैसला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का आया। मैं निचली अदालत की बात करना चाहूंगा, जहां निचली अदालत में ऐसे मामूली लोग, आम आदमी जब फंसते हैं, और फिर से दर्शकों को बता दें 57 रुपए 60 पैसे का इल्जाम एक डाकिया पर, 29 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ, पूरी उम्र निकल गई, वो पूरी उम्र एक आरोपी की तरह रहे, अदालत के चक्कर लगाते रहे, और जिसने आरोप लगाया डिपार्टमेंट ने उसकी तरफ से कोई अदालत में नहीं गया। आज जब बरी हुए हैं तो उनकी नौकरी भी खत्म हो चुकी है, रिटायर हो चुके हैं, और उसके बाद पूरी पूरा मुआवजा पैसा, और बिल्कुल इनकी डिमांड बिल्कुल सही है, और डिपार्टमेंट जिम्मेदार है इसके लिए। अब ये कानून में इसके लिए गुंजाइश निकालनी पड़ेगी। डिलेड कितना इंपॉर्टेंट है उस पर भी हम जस्टिस आएंगे, लेकिन एक बार हम चलते विक्रम सिंह के पास। विक्रम सिंह जी, आपने सुना पूरा मामला, 1984 का मामला, एक डाकिए का मामला। हम चाहेंगे सरकार तक इनकी आवाज पहुंचे, क्योंकि 29 साल कम नहीं होते, किसी की पूरी जिंदगी निकल जाती है। इनके 3 बच्चों की मौत हुई, मुफलिसी में रहे, गर्दिश के दौर रहे, और उसके बाद जब आज बाइज्जत बरी भी हुए तो इन्हें लगता है पूरा अतीत लूट चुका है। कौन जिम्मेदार है? निसंदेह ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है, और मैं समझता हूं कि ऐसे किसी प्रकरण को लेने के पहले ये सोचना चाहिए कि साक्ष्य क्या है, कितने रुपए का प्रकरण है। अगर ये बहुत बड़ी रकम होती, लाखों करोड़ों की, तो निसंदेह इसको परस्यू किया जाना चाहिए था। विभाग कार्यवाही में ऐसे प्रकरणों को लिया जाता है, समरी तरीके से उसका निस्तारण किया जाता है, और आज इस प्रकरण में आप देखेंगे कि इन व्यक्ति और इनके परिवार के साथ अब जब ये दोष मुक्त किए गए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि इनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ। ये चीज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाए जाने वाली बात है। ये सही है कि ये अवधारणा है कि गबन चाहे 1 रुपए का हो, चाहे अरबों रुपए का हो, सजा और प्रक्रिया बराबर है। लेकिन इस देश में विक्रम सिंह जी कहने की बात है, बहुत कहने को बहुत अच्छा लगता है, गबन
प्रेमचंद की कहानी भी थी, कहने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गबन जब बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े बड़े नौकरशाह, बड़े बड़े नेता, जिसमें कोई चीफ सेक्रेटरी होता है 200 करोड़ की उसकी जायदाद होती है, कोई केंद्रीय मंत्री होता है उसके बिछौने में बेड के नीचे से 3 करोड़ मिलता है, कोई अधिकारी किसी डिपार्टमेंट का होता है उसके बड़े बड़े बंगलो होते हैं, कोई जेल का चक्कर लगा के बाहर आ जाता है, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी इधर उधर कहीं इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन एक गरीब आदमी जब फंसता है छोटे मामले में, उसका क्या हासिल होता है, और आज वो बाइज्जत बरी हुआ है। इसलिए मामला तमाम ऐसे गबन के मामले से इसको जोड़ा जा सकता है क्या विक्रम सिंह जी, या कानून सबके लिए बराबर है, इस केस को देखकर समझा जा सकता है? नहीं, मेरी बात सुने, कानून अगर सबके लिए बराबर होता, आजादी के पहले आईसीएस अफसर को 4 आने कहते थे 25 पैसे को, उसके गबन में सेवा मुक्त किया गया था। लेकिन आज ऐसा आप देखेंगे कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े प्रकरण हैं, उसमें सजा और उस पर तत्परता की बहुत कमी दिखाई पड़ती है। और ऐसे केसेस जो कि विभागीय स्तर पे विभागीय कार्रवाई से मुश्किल से 1 महीने में समाप्त किए जा सकते थे, तो इतना बड़ा एक ह्यूमन ट्रेजेडी अवॉइड हो सकती थी। कालांतर में साक्ष्य नहीं मिला या कालांतर में जो भी कारण हो और उनको दोषमुक्त किया गया, लेकिन उनके जीवन की भरपाई नहीं हो सकती है। और वो जो प्रकरण लाखों करोड़ के होते हैं जिसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालना चाहिए था, वो भी नहीं हो रहे हैं। जेल से सब छूट के आ जाते हैं, साथ मैं समझता हूं कि जेल से निकलकर बेल पर आ जाते हैं, जिन पर 1000 करोड़ 2000 करोड़ 400 करोड़ का मुकदमा होता है, जेल से निकलकर आ जाते हैं और अपनी जिंदगी उसी ढंग से जीते हैं। कहीं फार्म हाउस में कोई रहता है, कहीं और रहता है, कोई विदेश घूम रहा होता है। ये हमारे सिस्टम की आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो 2 सेट ऑफ रूल्स हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 2 सेट ऑफ रूल्स दिखाई पड़ते हैं। और ये शासन प्रशासन को समझाना पड़ेगा कि जो बड़ी मछलियां हैं उनके खिलाफ तो हमारा कोई बहुत समग्र प्रयास दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो ऐसे मामूली प्रकरण हैं, बिल्कुल साधारण से प्रकरण हैं जो कि विभागीय स्तर पे समाप्त किए जा सकते थे, उनको इतने लंबे अंतराल के बाद उनको ट्रीट किया। और उसके बाद इस प्रकरण में अदालत ने बाइज्जत बरी किया है, आरोप भी साबित नहीं हो पाए। सबसे बड़ी बात है 2 मामला, एक तो कहीं आरोपी है और अगर आरोप साबित हुए, चाहे आपने सही कहा 1 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 100 करोड़ हो, यहां तो आरोपी साबित भी नहीं हुए, आरोप साबित नहीं हुआ, इसलिए मामला अलग है। हम एक बार फिर चलेंगे गीता मिश्रा के पास। गीता जी, फिर एक बार सुनना चाहूंगा आपसे। 29 साल चूंकि मामला चला, आप लोगों ने अदालत के चक्कर लगाए, आपके परिवार की बहुत त्रासद कहानी मैं देख और सुन रहा हूं, और देश और दर्शक सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे, पोस्टल डिपार्टमेंट तक, मंत्री तक और केंद्र सरकार तक, ताकि आपको मुआवजा मिले, कंपनसेशन मिले। लेकिन यह सब जो कुछ भी मिलेगा आपको मिलेगा, क्योंकि 29 साल को रिवर्स नहीं किया जा सकता जो आपने झेला। लेकिन फिर भी गीता मिश्रा, आप उस दौरान जब मुकदमा चल रहा था, जब तारीखों पर दूसरे पक्ष के लोग नहीं आ रहे थे, आप किन किन लोगों से मिली? कानपुर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, विधायक हैं, या दिल्ली में मंत्रालय में आए, आप किन किन लोगों से मिली और कहां से आपको कोई भरोसा नहीं मिला, हम समझना चाहेंगे। कानपुर में अपने डायरेक्टर से मिले, पोस्ट मास्टर ऑफ जनरल दिल्ली से मिले, और लखनऊ में पीएमजी ऑफिस में गए, वहाँ पीएमजी से मिले। लेकिन कोई हमको सलाह ये नहीं दिया कि आप बच जाएंगे या छूट जाएंगे मुकदमा। हमने कहा ना हो तो हम लोगों को कैजुअल में ही लगा लीजिए, काम चलता रहे। वो भी नहीं किसी ने सुना, और फिर आके बस फिर बैठ गए, मुकदमा यही लड़ने लगे। और लड़के की 3 बच्चों की मौत भी हो गई इसी दरमियान। मेरा पैर टूट गया, जिसके हड्डी टूट गई, जिसमें राड पड़ा है, दवाई का पैसा नहीं, लेकिन किसी मुसीबत से पैर ठीक हुआ। अब लंगड़ा के चल रहे हैं वे साहब, अब चल भी नहीं पाते हम। कितनी मुसीबतें आई, हम क्या करें इस मुसीबत से। अब तो हमारे पास एक ही चारा बचा है कि राष्ट्रपति भवन के आगे जाके अपनी जान दे दें। नहीं, हम सब चाहेंगे कि आपके साथ दर्शक हैं, देश है, और हम चाहेंगे सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे। आप ऐसी बातें ना करें। आपने 29 साल हौसले से पूरी लड़ाई लड़ी है, तो आपको हौसले की जरूरत है। अब तो आपके लिए अच्छे दिन की शुरुआत है, क्योंकि आपको बाइज्जत बरी आपके पति को किया गया है। उमाकांत मिश्रा भी हमारे साथ हैं, हम एक बार फिर उनके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले जस्टिस फखरुद्दीन, क्या अदालतों में फैसला होते समय या सुनवाई होते समय, जो अपने यहाँ देश में जो लीगल सिस्टम है, जब अगर कोई गवाह 348 बार इस मामले में गवाह तारीखें पड़ी, लेकिन गवाह सरकार की तरफ से या पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया और इतना लंबा 57 रुपये 60 पैसे में खिंचता रहा, अदालतों का रुख क्या ऐसे मामलों में कहीं कानून में गुंजाइश नहीं है कि थोड़ी राहत दी जाए, छूट दी जाए? नहीं, इस केस में गलत हुआ है, इतनी बार गवाही नहीं आई। तो एक तो पहली बात यह है, गवाह ना आना ही बहुत गलत बात है। आपको जो मजिस्ट्रेट साहब थे
या जो जज साहब जो फैसला देख रहे थे, जिनके यहाँ प्रोसीडिंग पेंडिंग थी, और इनके वकील साहब, ये सिस्टम में क्या है कि पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि वकीलों पर, प्रोसिक्यूटर पर डिपेंड करता है, और उसमें ये कोताही हुई है। ये कोताही ज़बरदस्त है, कानून में गुंजाइश है, और इस जब भी तो अब इनकी भरपाई कैसे होनी चाहिए आपके हिसाब से? ये जो इन्होंने, क्योंकि ये कानून के शिकार हैं, इसमें इनकी गलती नहीं है। हमारे यहाँ जो देश में लीगल सिस्टम है, उस सिस्टम का हिस्सा पुलिस भी है, उस सिस्टम के हिस्सा एजेंसी भी है, उस सिस्टम का हिस्सा वो विभाग, महकमा भी है जहां वो नौकरी करते थे। अब इनकी भरपाई कौन करेगा या किसको करना चाहिए? देखिए, ये भरपाई तो जहां तक अब इसका प्रोसिक्यूशन जो ये बता रहे हैं आपने, एक बात बीच में आई, वर्चुअली एमपी, एमएलए, मंत्री ये कोई भी कर नहीं सकता था क्योंकि मामला अदालत में है, और अदालत में ही पैरवी होकर कार्रवाई होती है। और ये तो अदालत में जो डेट तारीख पे तारीख मिली है, ये गलत काम हुआ है। अब इसका तो पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, और सरकार को ही अल्टीमेट इसका इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये मामले आते हैं, कमीशन बनते हैं, सिफारिश, ला कमीशन बना, ला कमीशन सिफारिश दी, ला कमिश्नर ने यह भी कह दिया कि आप कानून में तरमीम करो, 483 में लाओ। होता नहीं है, अब जब तक कानून में तरमीम नहीं होगी। 3 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग है, 30 साल पे मुकदमा, कई मुकदमे के फैसले आते हैं। हमारे पास कुछ केसेज है जिसमें 76 साल बाद, 3 जनरेशन बीत गई मुकदमा लड़ते हुए, 76 साल में फैसला आया, और जब फैसला आया तो बात बरी हो गई, और दादा पर मुकदमा हुआ, पोते को बरी किया गया। तो ऐसे मामले भी होते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, सिस्टम की खराबी है ही है। ये तो इसमें सिस्टम में इस बात का पहलू पर, और जो जजेस बैठते हैं उनको भी चाहिए कंपैशन तरीके से इसको देखना और समझना चाहिए। अनिल गलगली मुंबई से आरटीआई कार्यकर्ता। अनिल जी, सिस्टम की कमी या लीगल सिस्टम में जो कमी है वो, या पुलिस का सिस्टम है उसकी कमी, लेकिन आम आदमी शिकार होता है। इसकी मिसाल कानपुर से हमारे साथ मेहमान लखनऊ स्टूडियो में हैं, डाकिया हैं, उनका परिवार है, जो हमने आपको बताया। ऐसे कितनी मिसालें आपके पास जानकारी में है, और उसके बाद भुगतते रहते हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है ऐसे आम लोगों की? जो कानून की जो मार होती है वो हमेशा गरीबों पर होती है। आज भी मुंबई शहर में भी ऐसे कई मामले हैं जो बड़े बड़े लोगों पे आज तक उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, और निश्चित तौर पर डाक विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अभी हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, हर जगह ऐसे मामलों में ABCD ऐसी कैटेगरी की जाती है। जो छोटे मामले होते हैं वो डिपार्टमेंट वाइज सॉल्व करके उसको वही निपटाया जा सकता है। आज भी देश में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है। अदालत में ऐसे मामले नहीं जाने चाहिए जिसमें कोई सार न हो, जिसमें कोई तथ्य न हो। ऐसे मामले अगर लंबे होते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों पक्षों पर इसका बोझ होता है। और ये जो मामला है, मेरा तो मानना है कि डाक विभाग के बजाय जिन लोगों ने इन डाकिया पर जो दोष लगाया है, जिन लोगों ने इसकी चार्जशीट दायर की है, उन अधिकारियों के वेतन से उनकी जो पेंशन है उसे रोककर इनका नुकसान भरपाई उन्हें मिलनी चाहिए, ताकि न्याय हो सके। और इसके बाद बहुत अहम बात आपने कही है अनिल गलगली साहब, बहुत अहम बात कही है कि 29 साल पहले जिस उप डाकपाल ने उमाकांत मिश्रा पर आरोप लगाए, और उसके बाद 57 रुपए 60 पैसे के गबन के आरोप में चकेरी थाने में मामला दर्ज कराया गया, और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। जेल में 2 दिन रहने के बाद जमानत हुई, और उसके बाद 29 साल तक मुकदमा लड़ते रहे, लेकिन सस्पेंड हो गए, और सस्पेंशन में ही इनकी पूरी नौकरी खत्म हो गई। सवाल उठता है कि जिन्होंने मामला दर्ज कराया, उस विभाग के जो बाकी अफसर थे, जिन्होंने अदालत में या तो इन्हें क्लीन चिट नहीं दी, या गवाही नहीं दी, या ये बताया नहीं, और उसके शिकार हुए उमाकांत मिश्रा, वो जवाबदेह लोग कहां हैं? क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? जो जवाबदेह हैं वो कहीं या तो नौकरी कर रहे होंगे, या रिटायरमेंट लेकर पेंशन की तमाम सुविधाएं ले रहे होंगे। लेकिन सवाल उठता है, जब सिस्टम के शिकार होते हैं आम लोग, उनका कोई सुनता क्यों नहीं है? अदालतों में कानून कचहरी का चक्कर लगाने वाले इस देश में लाखों ऐसे लोग होंगे जो छोटे छोटे मामलों में 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, और कई बार वो बाइज्जत बरी होते हैं, लेकिन तब तक उनकी आधी जिंदगी बीत जाती है, और उसके बाद जब वो अदालत से बाहर निकलते हैं तब अतीत के रिवर्स करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। हमारे साथ ऐसे ही हैं लखनऊ से उमाकांत मिश्रा और उनकी पत्नी गीता मिश्रा।
सुबह से हमने कई बार दर्शकों को यह खबर उनकी दिखाई ताकि सिस्टम की नींद खुले, सरकार की नींद खुले, केंद्र सरकार तक उनकी बात पहुंचे और अगर उन्हें मुआवजा मिल सकता है। हालांकि मुआवजा उनके उस जख्म की भरपाई नहीं कर सकता जो 29 साल उन्होंने सहे, उस दर्द की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन वो चाहते हैं उन्हें मुआवजा मिले, वो चाहते हैं उनके बेटे को नौकरी मिले, क्योंकि इनकी नौकरी मुकदमा लड़ते लड़ते खत्म हो गई, सस्पेंड रहे, सस्पेंड से ही रिटायर हो गए और आज जहां हैं वहां कुछ नहीं है उनके हाथ में। उमाकांत जी, आपकी पत्नी से मैं बात करना चाहूंगा, गीता मिश्रा जी। आपका बेटा, आपने कहा आप चाहते हैं सरकार से कि आपके बेटे को नौकरी मिले, लेकिन जब आप बाइज्जत बरी हुए आपके पति उमाकांत मिश्रा इस गबन के मामले में, उसके बाद क्या आपने पोस्टल डिपार्टमेंट में या अपने इलाके के नेता से या सांसद से किसी से आपने बात की? अब तक आपकी किसी से इस बारे में बात हुई है? हेलो, हमने सभी से बात किया लेकिन कहीं भी हमको आशा नहीं मिली। दिल्ली भी गए, लखनऊ भी पीएमजी ऑफिस गए और अपने डायरेक्टर से भी मिले, पोस्ट मास्टर से भी मिले, लेकिन हमको किसी ने सांत्वना नहीं दी कि ये हो सकता है। तब हमको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना, कोर्ट में चल रहा था मुकदमा, मुझे कोर्ट में ही लड़ना पड़ा। और इसी दरम्यान हमारा लड़का भी देखिए हार्ट पेशेंट हो गया और हमारी नौकरी तो चली गई, 3 बच्चों की मौत तो हो ही गई, लेकिन अब घर में हमारे पास अब इतना पैसा नहीं रहा कि अब हम इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ आगे चलें। ये 29 साल आपने तो कैसे गुजारा किया? हमारी तो बहुत ये 29 साल आपने कैसे गुजारे? हालांकि जख्म को कुरेदने की तरह ये सवाल पूछना, लेकिन 29 साल आपने कैसे गुजारे? जी, 29 साल हमने अपना काम सर्विस करके नौकरी करके घर घर सर्विस करके बच्चों को पाला और कैसे मजदूरी मेहनत करके ऐसे ही बच्चों को पाला। हमने बच्चों को इसी तरह पाला, कभी 1 टाइम रोटी दिया, कभी 2 टाइम दिया और इसी तरह अपने बच्चों को पाला। मुसीबत के कारण मुसीबत झेल के और क्या करते। एक बार गीता मिश्रा जी, गीता मिश्रा जी, एक बार उमाकांत मिश्रा जी से बात करना चाहूंगा, जो आपके पति हैं उमाकांत मिश्रा जी, जिन्होंने आप पर आरोप लगाया था, जो उप डाकपाल थे, जिन्होंने चाकोरी थाने में मामला दर्ज कराया 1984 में, वो अब कहाँ हैं? वो हैं कहीं या नहीं है? एक्सपायर हो गए साहब। उमाकांत मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? उमाकांत मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जिन्होंने आप पर गबन का आरोप लगाया था 29 साल पहले उप डाकपाल ने, और उसके बाद अदालत में कोई डाक विभाग की तरफ कभी आया नहीं, हाजिर नहीं हुआ अदालत में अलग अलग तारीखों पर, वो आरोप लगाने वाले अफसर अब कहाँ हैं? रिटायर हो गए होंगे, कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं वो लोग? साहब रिटायर हो गए थे, रिटायर हो गए, मर गए। बताओ। चलिए, ये भी एक कहानी का पहलू है। देखिए विक्रम सिंह जी, आपके पास फिर वापस लौटता हूं। जो लोग आरोप लगाने वाले थे, सरकारी महकमे के लोग, अब उस आरोप लगाने वाले इस दुनिया में नहीं है। 348 तारीखें पड़ी, उस तारीखों पर कोई हाजिर नहीं हुआ गवाह के तौर पर, और उसके बाद आज बाइज्जत बरी हुए। अब इस परिवार की छोटी सी मांग है, मैं छोटी सी इसलिए कहूंगा कि 29 साल को कोई लौटा नहीं सकता। 29 साल पूरी जवानी इनकी बीत गई दर्द में और मुफलिसी में, गरीबी में, बेरोजगारी में एक तरह से, या पैसे की तंगी में। 29 साल की भरपाई विक्रम सिंह जी सिस्टम को करना चाहिए या नहीं? अवश्य करना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पहली चीज। नंबर 2, 57 रुपए की रिकवरी के लिए सरकार ने कम से कम 15 लाख रुपए खर्च किए होंगे, पैरवी में, विवेचना में, तारीखों में, और ये पहले ही सोच लेना चाहिए था क्या व्यवहारिक है और क्या अव्यवहारिक है। व्यवहारिक ये होता कि विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत जो भी माकूल दंडात्मक प्रक्रिया थी, इसको करके एक परिवार को तबाही से बचाया जा सकता था। ये ह्यूमन ट्रेजेडी अवॉइडेबल थी, और अब इसकी भरपाई ऐसे ही हो सकती है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जो भी, क्योंकि ये दोषमुक्त हुए हैं, और दोषमुक्त होने के साथ साथ जो भी इनके मुआवजा और जो भी इनके एरियाज हैं वो मिलेंगे, लेकिन जैसा आपने कहा वो 29 साल इनके जीवन के वापस नहीं आएंगे। जो प्रतिष्ठा पे आघात लगा है वो वापस नहीं आएगा, और जो इनके संतान दुर्भाग्य से जो
जिनकी मृत्यु हो गई वो वापस नहीं आएंगे। तो कम से कम मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इनके एक किसी पुत्र को या किसी संतान को नौकरी दें, इनका मुआवजा तत्काल दें। और पहले ये प्रक्रिया थी कि अगर कोई गलती होती है तो वरिष्ठतम अधिकारी की तरफ से एक माफीनामा भी दिया जाता था सार्वजनिक तौर पे, उसके ऊपर भी विचार कर लें। विक्रम सिंह जी, हम इसके अलावा कुछ बात करेंगे, जस्टिस आपके पास भी आएंगे, लेकिन पुलिस इस सिस्टम की बहुत बड़ा हिस्सा है पुलिस। और पुलिस कई बार क्या होता है कि झूठे आरोप लगाकर या पुलिस अफसर किसी मिलीभगत से या किसी साजिश का शिकार किसी को बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बेकसूर लोग अलग अलग समय फंसते हैं, फंसाए जाते हैं। हर राज्य की हर सूबे की कहानी है, और उसके बाद सालों तक मामला खिंचता है। किसी के पास जमानत के लिए पैसे नहीं होते हैं, किसी के पास वकील करने के पैसे नहीं होते हैं, किसी के पास मुकदमा लड़ने के लिए जो तमाम तरह के अदालती कागज बनवाने के लिए पैसे नहीं होते, और गरीब आदमी सालों साल जेल में रहता है। पुलिस भी इस सिस्टम में कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था को चलाने के लिए भागीदार होती है या नहीं? बिल्कुल होती है। आपने सन 84 का केस और थाना चकेरी वहां की चर्चा की थी। तत्कालीन एसएचओ क्या वहां का कोई भी अधिकारी कर्मचारी अब न सेवा में होगा, और शायद ही दुर्भाग्य से हो सकता है कि वो अब संसार में भी ना हो। लेकिन हमारी जो सिस्टम है वो इस प्रकार का बना हुआ है कि पहले जेल भेजो, बाद में स्पष्टीकरण लो। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम ऐसा है कि भारत में अत्यंत आक्रामक, और अगर जेल से बच गए, कानून से बच गए, तो हिस्ट्री शीट ताजिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और इसमें पुलिस अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। यह सबकी जिम्मेदारी है कि पुलिस सुधार, पुलिस रिफॉर्म जितने जल्दी लागू सके वो देश और समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी। चलिए विक्रम सिंह जी, आपने एक बात कही, हालांकि इसमें आपको बता दूं जो हमारे पास जानकारी है कि चकेरी पुलिस ने 4 महीने में चार्जशीट दाखिल कर दी थी, और अदालत में ट्रायल में इतना लंबा चला। हालांकि चार्जशीट की कॉपी हमारे पास नहीं है, हम कोशिश करेंगे अगले 2 दिन में उसके डिटेल में भी जाएं। लेकिन उस चार्जशीट में अगर पुलिस ने कोई चार्ज लगाए तो भी अभी हम नहीं जानते, इसलिए हम तथ्यों की बात नहीं कर रहे। उसके बाद भी अदालत की भूमिका क्या होती है अगर 29 साल मामला खींचता है? तो हम सिर्फ इस डाकिया उमाकांत मिश्रा की बात न करें, ऐसे हजारों लाखों मामले इस देश में हैं। और कई बार हम सुनते हैं कि छोटा सा मामला है जिसमें उसको सजा ही मिले तो महीने भर की सजा हो सकती है, और वो आदमी 10 साल 15 साल से अंडर ट्रायल कहीं पड़ा हुआ है, या किसी की जमानत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसके पास 2000 रुपए नहीं है, 1500 रुपए नहीं है। ऐसे सुनते हैं गाजियाबाद के डासना जेल में भी ऐसे लोग बंद हैं। हर जेल में बंद है, और ये इनका ही नहीं, इनकी वजह से सबकी आंखें खुले, ये भी हमारा आपका कर्तव्य है। मैं जब छत्तीसगढ़ में था मैंने देखा था कि 600-650 केसेस ऐसे थे जिनकी लाइफ सेंटेंसेस पूरी हो गई, और जब उनकी अपील सुनवाई पे आई, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बना, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से मिला, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जब यहाँ आया तो उसकी तैयारी हुई, तैयारी होने के बाद वो लोग जेल में भी थे, और जब उनकी अपील सुनवाई का नंबर आया तो मालूम हुआ कि वो ख़त्म हो गए, मतलब उनकी सज़ा ख़त्म हो गई। अच्छा, विडंबना ये थी कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तो बना दिया, 1 जज, 2 जज, 3 जज, 5 साल तक पोजीशन ये थी। तो ये एक वो है जो सरकार की तरफ से और जो इस पर करते हैं उनकी तरफ से बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जी, लोग करते हैं, लेकिन हम बात इस पर देखिए सालों से करते आ रहे हैं। 20 साल से तो मैं मीडिया में हूं लगातार, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जो कहना चाहता हूं, उसके बाद चीजें होती नहीं है। देखिए हम भी बुलाते हैं, 3 करोड़ केसेज पेंडिंग है, और बहुत सारे केसेज, लाखों केसेज ऐसे हैं जो 10 साल से ज्यादा, हजारों केसेज ऐसे हैं जो 30 साल से ज्यादा। जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया, एक केस ऐसा है 76 साल के बाद उसका फैसला आया। जी हाँ। तो ये सिस्टम का ऐसा लूप होल्स है, कभी ठीक भी होगा, या 2013 में भी हम बहस कर रहे हैं और 2023 में भी हम आप रहे तो बहस ही करते रहेंगे। मैं एक बात कहूंगा आपसे, एक मुंसिफ की तरफ से, ये कानून जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का था, फिर उसके बाद 1988 में आया। अच्छा, इसमें तो इनको ये 1947 को उससे चल रहा था, इसके बाद 1988 में आया, इसमें भी अमेंडमेंट हुए। इसमें एक बहुत बड़ी जो विक्रम सिंह जी ने कहा, और आप और हम देखेंगे, चाहे 100 रुपए का गबन हो या 100 रुपए की रिश्वत हो, और चाहे वो अनगिनत करोड़ जो अब आजकल चल रहा है, सजा सबकी वही है। लेकिन वो लोग बच जाते हैं। जब बात ये है कि वो लोग गवाह खरीद लेते हैं, वो लोग पुलिस को कई बार खरीद लेते हैं, चार्जशीट उनके हिसाब से हो जाती है, उनके हिसाब से विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं। अभी एक बहुत बड़े मामले में फैसला आया, 100 गवाह थे, 86 हॉस्टाइल हो गए। तो ये ऐसे केसेज में वो बात नहीं होती, गरीब बेचारा पिस जाता है उस सिस्टम का। कोताही जो हुई है वो ये हुई है
कि 5 साल के बाद जितने मुकदमे होते हैं उनकी साल के साल एक महीने में 6 महीने में 12 महीने में उनके टेबल आती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, डिसीजन देता है चीफ जस्टिस के पास हर स्टेट के, और वहां से निगरानी की जाती है। सर हम लोग तो बहुत निगरानी में कमी रह गई। केसेस जस्टिस ऐसा जानते हैं विक्रम सिंह जी, बहुत ऐसे केसेस जानते हैं हाल में 10, 12, 15 साल में, 20 साल में दिल्ली के कई ऐसे हाई प्रोफाइल केसेज हैं कि सीधे सीधे एक्सीडेंट हुआ, किसी कार ने 4 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, किसी बड़े पैसे वाले का बेटा था जिस पर गाड़ी चढ़ी वही कह रहा है कि नहीं हमने कार नहीं देखा, वो ट्रक थी, और गवाहों को खरीदने का सिलसिला, अदालत को प्रभावित करने के लिए साक्ष्यों सबूतों को बिटाने का सिलसिला, या पुलिस नीचे से लेकर चार्जशीट में हेरा फेरी, तमाम ऐसी चीजें होती है जिसका फायदा सिर्फ वो लोग उठाते हैं जिनके पास पैसा है, पावर है, और उनके वो सिस्टम का फायदा उठाकर तमाम बड़े गुनाह करके भी बच निकलते हैं। लेकिन ऐसा डाकिया जो हमारे साथ उनका परिवार है लखनऊ से, वो 29 साल तक अदालतों के चक्कर लगाता है। विक्रम सिंह जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिखाई ये पड़ता है कि जो साधन संपन्न है न्याय उसके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाता है, और जो साधन विहीन है कानून की पूरी ताकत उसके ऊपर कहर बनकर के टूट पड़ती है। मैं एक चीज आपके नॉलेज में डालना चाहूंगा कि कानून में पुलिस रेगुलेशन में एक प्राविधान है, ऐसे प्रकरण में उसका उपयोग करना चाहिए था विवेचना के पहले। जो बड़े मामूली और छोटे प्रकरण हैं जिनमें विवेचना का खर्चा और कानूनी प्रक्रिया का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, उसके अनुपात में जो कि अपराध का मैग्नीट्यूड और परिमाण है उसमें इन्वेस्टिगेशन को अनइन्वेस्टिगेटेड छोड़ देते हैं और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाती है। इस प्रकरण में भी अगर यही कर दिया होता तो ये जो ह्यूमन ट्रेजिडी थी ये नहीं होती, 29 साल की जिद्दोजहद नहीं होती। इनके साथ हो सकता है कि इनके बच्चे बच जाते और ये जो एक इनके साथ एक अन्यायपूर्ण कार्रवाई एक बार हम अनिल गलगली, एक विक्रम सिंह रोक रहा हूं, अनिल गलगली आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार फिर हम लखनऊ चलते हैं। गीता मिश्रा, आपने वकालत के लिए या वकील हायर करने के लिए आपने पैसे कैसे जुटाए? क्योंकि आपको अपनी सफाई देने के लिए, आपको अपना मुकदमा लड़ने के लिए वकील हायर करने पड़े होंगे, आपने कैसे जुटाए? क्या वकील आपको मिलते रहे? वकालत में आपको वकील करने में आपको दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वकीलों की फीस भी होती है, और क्या आप वो फीस देकर समय पर जहां तारीख जब तारीख थी, क्या वकील की सेवाएं लेते रहे आप? जी सेवाएं लेते रहे, पैसे इधर उधर से लेकर उनकी सेवाएं जुटाते रहे, उनको पैसे देते रहे कि किसी तरह हमारा केस फाइनल हो जाए, कम से कम इनकी इज्जत वापस मिल जाए। इस कारण से हमने पैसे सर्विस करके, काम धंधा करके किसी तरह पैसे जुटाकर वकील को दिए। इनको मैंने 17,400 तो यहीं पे खर्चा किए, बाकी मेरा पूरा मकान बिक गया, खेती बिक गई, सब कुछ बेच बाच के हमने सब इसी पे केस में लगा दिया। बहुत ट्रेजिक। मेरे पास साहब कुछ बचा नहीं है। बहुत दर्दनाक कहानी है। खेत मकान सब बेचकर मुकदमा लड़ते रहे। 29 साल बाद जब मुकदमे का फैसला आया तो पता चला बाइज्जत बरी की गई आपके पति। जी गीता मिश्रा जी, हम सब सुन रहे हैं। मैं फिर कहूंगा सरकार तक हम चाहेंगे आपकी आवाज पहुंचे, सिस्टम तक आपकी आवाज पहुंचे। आप शिकार हैं सिस्टम की, आप अदालती कार्रवाई की शिकार हैं। आप और आपके परिवार के लोग, आपकी आवाज पहुंचे, केंद्रीय मंत्री तक आपकी आवाज पहुंचे, पोस्टल डिपार्टमेंट तक आपकी आवाज पहुंचे और आपको मुआवजा मिले। हालांकि मुआवजा से आपके उस जख्म पर मरहम नहीं लगाया जा सकता जो 29 साल आपने झेला है, लेकिन मुआवजा आपको मिलना चाहिए, वो हक बनता है। और जैसा कि आपने कहा कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचे कि आपके बेटे को नौकरी मिले, क्योंकि आपके पति सस्पेंड रहकर, आरोपी रहकर, पूरी नौकरी की मियाद उनकी खत्म हो गई, नौकरी कायदे से वो कर भी नहीं पाए। कितने साल तक नौकरी की आपके पति ने और कितने साल तक सस्पेंड रहे अदालती चक्कर में? 20 साल तक नौकरी की हमारे हस्बैंड ने। और सस्पेंड कितने साल रहे? 20 साल तक नौकरी की, सस्पेंड। अब जब सस्पेंड कितने साल हो गए बताओ? 20 साल करीब हो गया होगा सस्पेंड रहते। 20 साल सस्पेंड रहे, तो आधी नौकरी सस्पेंड रहकर काटे उस आरोप के बदले जिस आरोप में उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। अनिल गलगली, मुंबई से चलते हैं, माफ करिए आपके पास कम आ पाया। अनिल गलगली, इसको किस तरह से देखते हैं? सवाल उठता है, हर समय कहा जाता है कि कानून लाचार, बेकसूर, बेबस लोगों के प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पैसे वाले लोग तो बड़े बड़े वकील हायर करते हैं जिनकी एक दिन की फीस मिनट के हिसाब से होती है और जिनकी एक हियरिंग की फीस भी 10-10, 20-20 लाख होती है। वो लोग बच निकलते हैं, लेकिन ऐसे लोग
जो वकील का पैसा देने के लिए जिनका खेत मकान जमीन जायदाद बिक जाता है, ऐसे लोगों के साथ कानून नहीं है। ऐसी मिसालें होंगी आपके पास भी गलगली साहब। निश्चित तौर पर जो कानून की जो मार है हमेशा गरीबों पर पड़ती है। जिस तरह से इनका जो मामला है ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो आज भी कमज़ोर है, और जिस तरह से वकीलों की जो भूमिका होनी चाहिए वो मामले को प्रलंबित करने के बजाय उसमें सहायक बनने में सिद्ध नहीं होते हैं। आज जो भारतीय जो न्याय व्यवस्था है, पिछले दिनों मुंबई के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा था कि उन्होंने लोक अदालत के जरिए 7 लाख मामलों को सुलझाया। आज पूरे देश में लोक अदालतों की ज़रूरत है। उसके अलावा जो गरीब है, जो बेसहारा है, उनके लिए वकीलों की एक फौज खड़ी करने के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए। अभी जो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया न्यायिक आयोग लाने की जो बात की है उसमें इन सभी बातों पर जोर दिया है। निश्चित तौर पर ऐसे कोई मामले आगे न हो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और उसके अलावा जो न्यायिक व्यवस्था है उसको भी सजग होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। किसी को 29 साल के बाद जो न्याय मिलता है वो कई अन्याय में न बदल जाए। बिल्कुल सही कर। संक्षिप्त टिप्पणी, 3 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग है। कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा था कुछ वर्षों में 15 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे कमजोर लोग, ऐसे कम पैसे वाले लोग जो वकील भी नहीं कर सकते, ऐसे आम आदमी, मामूली आदमी या एक तरह से लाचार आदमी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? कोई गुंजाइश है या नहीं है, या कानून और सिस्टम और लीगल सिस्टम इतना भोथरा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता? 30 साल या 60 साल चुनाव, माफ करें, लड़ते रहे आप मुकदमा? नहीं, किया जा सकता है अगर हमारा विल पावर और स्ट्रांग है उसके लिए करें। इन्वेस्टिगेशन में हो, प्रोसिक्यूशन में, जैसे विक्रम सिंह साहब का सैंक्शन में उसका वो हो, सैंक्शन देते समय, इसके बाद जो प्रोसिक्यूशन में, और फिर अल्टीमेटली जब मुकदमा कोर्ट में आ जाता है तो पूरा जज के हाथ में है, और जज के ऊपर जो सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए। बिकॉज जो एक मजिस्ट्रेट के यहाँ ये ट्रायल होगा, सीजेएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, सेशन जज, हाई कोर्ट जज, एक 2 जिलों का इंचार्ज होता है, और एक चीफ जस्टिस है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ जिम्मेदारी पोस्टल डिपार्टमेंट की भी है। पोस्टल डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसकी तरफ से गवाही नहीं हुई। सबसे पहले गवाही भी नहीं, कुछ नहीं, जैसा कहा, और बीच में ही इनको इसका रिव्यू करना था। स्क्रीनिंग कमेटी होती है कि 65 रुपए या 57 रुपए के लिए आपने उसको इतने दिन सस्पेंड रखा। तो पहली बात तो ये पूरा इनको नौकरी मान के तुरंत वो दिया, इनको उनका पूरा हिसाब किताब किया जाए। और इसके बाद जो ये डिमांड है, इसके लिए कानून में संशोधन की जरूरत होगी। इनके उसके लिए कंपेशनेट अपॉइंटमेंट के लिए, बेटे के लिए इनकी आवाज में आवाज मिलाकर हम आप करें। चलिए, इससे जरूर चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत, और आगे निगरानी रखें, आप दूसरे शर्मा मिश्रा जी पैदा ना हो। जी, उमाकांत मिश्रा, गीता मिश्रा, आपकी आवाज हमने दर्शकों तक, देश तक पहुंचाई। हम चाहते हैं सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे। वैसे सिस्टम और सरकार की नींद बहुत गहरी होती है, आसानी से नींद खुलती नहीं है, लेकिन आपकी आवाज पहुंचे और आपको आपका हक मिले, आपको वाजिब अधिकार मिले, आपको 29 साल का मुआवजा मिले, और आपकी जो मांग है कि आपके बेटे को, क्योंकि आपके पति की पूरी उम्र, आधी उम्र सस्पेंड रहते हुए बीत चुकी है, आपके बेटे को नौकरी मिले, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे। इसी मैसेज के साथ और ये दोनों एक ही। जी बिल्कुल, हम इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।